दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं वीरेश चौहान। मैं पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से डाई कास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए एज ए क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर हेड मैंने जो कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया है वो अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं अपने वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। और मैं यहाँ आपको फिर एक बार और याद दिला देता हूं कि जो भी डाई कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेसेस होती हैं, सारे प्रोसेस यानी कि इनकमिंग जो रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं वहां से लेके और फाइनल डिस्पैच या कस्टमर केयर तक हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या डिफेक्ट आते हैं और उनको हम कैसे कॉज आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, क्या प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, ये सारी बातें मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बता रहा हूं। तो पिछला वीडियो मेरा था इनकमिंग रॉ मटेरियल के लिए। जो इनकमिंग इंस्पेक्शन में अपने रॉ मटेरियल को कैसे जो सप्लायर से आता है उसको कंट्रोल करेंगे सप्लायर एंड पे, और अपने एंड पे हम क्या उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर रखेंगे। आज की मेरी वीडियो होने वाली है एलॉय मेल्टिंग के ऊपर, यानी कि जो बाहर से हम इंगोट्स के रूप में रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसको हम अपनी फर्नेस के अंदर जब मेल्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलॉय मेल्टिंग। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, हमें अपनी डाई कास्टिंग के लिए रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करना पड़ता है। ये रॉ मटेरियल हम या तो इंगोट्स के रूप में परचेज करते हैं या मोल्टन मेटल के रूप में। अब चाहे हम मेटल इंगोट्स लें या मोल्टन मेटल लें, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट हमें इनबिल्ट मिलते हैं सप्लायर एंड से। रीज़न होता है कि सप्लायर के एंड पे उस मेटल की जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर ना होना। तो कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जिनको कि जब हम रॉ मटेरियल को या इंगोट्स को हम अपने एंड पे मेल्ट करेंगे अपनी फर्नेस के अंदर, तो उनको आसानी से हम अपने एंड पे उनका ट्रीटमेंट करके उसको डिफेक्ट को मिनिमाइज या ज़ीरो कर सकते हैं। इन डिफेक्ट के अंदर जैसे कि मेरा डस्ट है, ब्लो होल है, स्लज है या ऑक्सीडेशन है, अगर इनका मैं अपने एंड पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करता हूँ तो इसको मैं दूर कर सकता हूँ। बट अगर अनडिजॉल्व सिलिकॉन का डिफेक्ट आ गया उस डिफेक्ट के अंदर, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, बहुत सारे लोग जानते होंगे मेरे या जो नए साथी हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि अनडिजॉल्व सिलिकॉन का मतलब है कि सिलिकॉन पूरी तरह से मोल्टन मेटल में डिजॉल्व नहीं होता है। किसी भी सिलिकॉन को डिजॉल्व करने के लिए लगभग 750 या 750 के ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है। और जब हम अपनी मोल्डिंग फर्नेस में किसी भी मेटल को, रॉ मटेरियल को मेल्ट करते हैं इंगॉट्स को, तो हमारी जो मोल्डिंग फर्नेस का टेम्परेचर है हम लगभग 730 या मैक्सिमम किसी ने किया तो 740 डिग्री तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, जो पीछे से इंगॉट्स में या मोल्टन मेटल में जो भी डिफेक्ट आते हैं सप्लायर एंड से, उन डिफेक्ट को हम कैसे सप्लायर एंड पे कंट्रोल करें या अपने एंड पे कैसे उनको टेस्ट करके आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो में दे दिया है। और जो भी मेरे नए साथी जो भी चैनल पर जुड़े हैं जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा, उस लिंक के थ्रू जाके उस पुराने मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि वो भी अपने एंड पर उसके प्रिवेंटिव मेजर ले सकते थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एलॉय मेल्टिंग प्रोसेस के ऊपर। तो जो भी इंगोट्स हम अपनी फर्नेस के अंदर मेल्ट करते हैं, उनके अंदर जो फर्स्ट स्टेप हम यूज करते हैं वो होता है चार्जिंग का। किसी भी मोल्टन मेटल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है उसकी चार्जिंग मेल्टिंग फर्नेस के अंदर करनी पड़ती है। और उसमें जो सबसे पहली एबनॉर्मल कंडीशन आती है हमारी, वो आती है रॉन्ग मटेरियल चार्जिंग की। अब ये रॉन्ग मटेरियल चार्जिंग होने के क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हैं, वो यहाँ पे जो मेन कॉजेज हैं वो आइडेंटिफाइड किए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूँ, आपको अपने एंड पे भी स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ डिफेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ मैंने ना कवर्ड की हों और आपके एंड पे आते हों। अगर दोस्तों कमेंट्स में बताएंगे तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं उन डिफेक्ट को जरूर कवर करूंगा। तो रॉन्ग मटेरियल चार्जिंग का जो फर्स्ट पॉसिबल कॉज है वो है रॉन्ग ग्रेड ऑफ इंगॉट्स का। तो रॉन्ग ग्रेड क्या होता है, बेसिकली जब हमारी शॉप के अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल चलते हैं, जैसे DC12 भी हम यूज कर रहे हैं, LM24 भी कर रहे हैं, LM12 भी कर रहे हैं, और वो सारे इंगॉट्स स्टोर के अंदर एक ही जगह पर रखे हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं है उनका। तो वहां से जब मेटेरियल इशू होगा तो एक प्रॉब्लम हमारी ये भी रहती है कि किसी भी डाई कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी मेल्टिंग फर्नेस पे हमारी मैन पावर होती है वो नॉर्मली सेमी स्कल हम यूज करते हैं, और कुछ जगह पे हो सकता है कि अनस्कल भी यूज की जाती हो। तो उस केस में अगर वो अनस्कल मैन पावर है तो हाई चांसेस रहते हैं कि गलत मटेरियल वो हमारे फर्नेस के अंदर चार्ज कर दें। तो इसके लिए दोस्तों बेटर ये रहता है कि आप जो भी मटेरियल पीछे से आ रहा है आपके पास वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, यानी कि सप्लायर एंड से ही आप उस मटेरियल को आइडेंटिफाइड करवा दो। इसके लिए
बहुत सारे सप्लायर कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं या उसके ऊपर स्टाम्प भी लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से कलर कोड जो है ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन आप सभी को जो है क्लैरिटी रहती है कि जैसे मैंने ग्रीन कलर आइडेंटिफाइड कर दिया EC12 के लिए, LM24 के लिए मैंने आइडेंटिफाइड रेड कलर कर दिया। तो एवरी इंगॉट्स के ऊपर जब ये कलर रहता है तो कोई भी इंगॉट्स मेरा मिक्स होने का चांस नहीं रहता, और सेम कलर कोड को मैं स्टोर के अंदर भी डिस्प्ले करूंगा, और जहाँ पे मेरा मेटेरियल मेल्ट होना है यानी कि फर्नेस के साथ भी वहाँ पे भी ये डिस्प्ले रहेगा बड़े बड़े बोर्डों के ऊपर, जिससे कि हर किसी को पता रहे। अगर अनस्किल्ड मैन पावर हुई है, एटलीस्ट वो कलर देख के समझ जाएगी कि अब फर्नेस के अंदर ये वाला मटेरियल मेरे को चार्ज करना है। तो दोस्तों इसका प्रिवेंटिव एक्शन हमारा रहेगा विजुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर मटेरियल ग्रेड ऑन ईच इंगॉट्स एंड कलर कोड शुड डिस्प्ले नियर फर्नेस, राइट। और इसका जो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो एवरी शिफ्ट एटलीस्ट आपने या हीट वाइज आपने टेस्टिंग मटेरियल की करनी है, जिससे अगर कोई रॉन्ग ग्रेड का गलती से कोई चार्ज हो जाए मटेरियल तो आप इमीडिएट आइडेंटिफाइड कर सको केमिकल कंपोजिशन के थ्रू। अब सिमिलर वे में हमारा जैसे कि पीछे से जो रॉ मटेरियल है हमारा उसकी चार्जिंग गलत हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है, और सिमिलर वे में हमारा जो शॉप रिटर्न होता है वो भी अगर हमारी दो मशीनें अलग अलग ग्रेड पर चल रही हैं, जैसा कि मैंने बताया कहीं ADC12 चल रहा है कहीं LM24, तो जो शॉप रिटर्न आता है रनर राइजर के रूप में वो भी मेटल हमारा गलत में उसके मेल्टिंग फर्नेस के अंदर चार्ज हो सकता है। उसके लिए भी दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमारे जितने भी रनर राइजर होते हैं उनके लिए भी हमें एक अलग से या तो ट्रॉली यूज करनी है डिफरेंट कलर की, ये भी हो सकता है, या रनर राइजर के ऊपर कुछ लोग स्टाम्पिंग भी कर देते हैं डाई के अंदर ही सेल्फ, क्योंकि कंपोनेंट वाइज वो मेटल फिक्स रहता है, कंपोनेंट वाइज तो चेंज होता नहीं है कि ये कंपोनेंट मेरा ADC12 में बनेगा, ये कंपोनेंट मेरा LM24 में बनेगा, ये कंपोनेंट मेरा LM2 में बनेगा। तो रनर राइजर के ऊपर भी स्टाम्पिंग कर देते हैं जिससे कि कोई गलती होने के चांसेस ना रहें और कोई भी ऑपरेटर उसको चेक करने के बाद उसको सही ट्रॉली में अपने प्लेस पर डाल सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल कॉज आता है रॉन्ग मटेरियल चार्जिंग के लिए इंगॉट्स प्लस शॉप रिटर्न। रनर राइजर जो भी शॉप रिटर्न होता है मेरा और जो फ्रेश मटेरियल होता है दोनों का रेशियो सही ना होना, मीन्स कि मैं अगर रेगुलर शॉप रिटर्न ही मेल्ट करना शुरू कर दूं तो दोस्तों उससे क्या होगा, कंपोनेंट के अंदर जो है कास्टिंग पुअर बनेगी कंपोनेंट की, उसके अंदर क्रैक जनरेट होने के चांसेस हैं और लीकेज वाले कंपोनेंट में लीकेज भी बढ़ेगा। उसके लिए हमें शॉप रिटर्न और जो फ्रेश इंगॉट्स हैं उनका रेशियो फ्रीज करके चलना है। तो इस रेशियो के लिए जो रिकमेंडेड रहता है नॉर्मली किसी भी डाई कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर वो 60% हम फ्रेश यूज करते हैं और 40% हम शॉप रिटर्न यूज करते हैं। परंतु कुछ कंडीशन में क्या होता है, जैसे कहीं पे HVAC प्रोसेस हम यूज करते हैं तो उसके अंदर यील्ड बहुत कम होती है कंपोनेंट की, तो उसके लिए हमें स्टडी करके इस रेशियो को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको 50-50 तक ले जा सकते हैं, परंतु रिकमेंडेड नहीं है 50-50 के रेशियो से आगे जो है ज़्यादा 50% से ज़्यादा कोई भी शॉप रिटर्न यूज करना। तो दोस्तों जो भी हम मटेरियल उसमें यूज करें चार्जिंग के लिए वो हमेशा वेट करके ही यूज करें, जिससे कि ये रेशियो हमारा सही बना रहे और जो फाइनल हमारी कंपोनेंट की क्वालिटी है वो हमें जो एक्सपेक्टेड है वो मिलती रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल कॉज आता है रॉन्ग मटेरियल चार्जिंग का, जैसे डस्ट या डर्ट है। तो डस्ट या डर्ट एक तो सप्लायर एंड से आती है, दूसरी हमारे जो स्टोर के अंदर जो हम मटेरियल को कैसे रख रहे हैं, अगर फर्श हमारा खराब है, उसके नीचे की कंडीशन सही नहीं है, डस्टी फर्श है या फर्नेस के साथ में जो डस्टी फर्श है तो उसके ऊपर ही हमारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है, तो वहाँ से ये चांसेस रहते हैं उसमें मिक्स होने की। जब डस्ट मेटल के अंदर जाएगी शार्प फर्नेस के अंदर तो मेल्टिंग होने के बाद वो कई बार जो है प्रॉपरली अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कंपोनेंट में भी पहुंचेगी कास्टिंग के अंदर, और उसकी वजह से आपको पता ही है फिर कास्टिंग हमारी पुअर कास्टिंग होगी, उसकी कंपोनेंट की क्वालिटी इफेक्ट होगी, क्रैक और लीकेज के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसके लिए रिकमेंडेड यही है कि आपकी एक तो जितना भी शॉप फ्लोर है वो नीट एंड क्लीन रहे और साथ में जो ट्रॉलियाँ हम यूज़ कर रहे हैं शॉप फ्लोर में वो भी हमारी डस्ट फ्री होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एज ए प्रिवेंटिव मेजर हम ट्रॉलियों को क्लीन रखेंगे और साथ में उसको फ्रीक्वेंसी बेसिक ऑडिट भी करेंगे कि या क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी हम डिसाइडेड कर लेंगे फ्लोर की या ट्रॉलियों की, वो आप अपनी स्टडी के बेस पर निकाल सकते हो कि कितने टाइम के बाद मेरे को इसको क्लीन करना है या ऑडिट करना है, जिससे कि जब हम रिपीटेड ये काम करेंगे तो सारी शॉप फ्लोर जो अलर्ट रहेगी और उसको हम अच्छी तरह से डस्ट और डर्ट को रोक पाएंगे या मेंटेन कर पाएंगे कंपोनेंट की क्वालिटी को। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑयल कंटामिनेशन मिक्स्ड। ये ऑयल कंटामिनेशन के जो मिक्स होने के चांसेस रहते हैं नॉर्मली जब हम मशीन के ऊपर कोई काम करते हैं या मेंटेनेंस वर्क करते हैं तो कुछ क्लॉथ हमारे
उसके ऑयल में डिप हो जाते हैं, मशीन के ऑयल में, और उन्हीं क्लॉथ को हम क्या करते हैं, कई बार ट्रॉलियों के अंदर भी फेंक देते हैं। तो इसके लिए तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना हमें, कि हम डर्टी क्लॉथ को उसके डिफाइंड प्लेस के अंदर ही डालें। अब दोस्तों अगर ये ऑयल कंटामिनेशन मेरा मेटल के अंदर जाएगा तो आपको पता है वो बर्न होके उसमें कहीं ना कहीं उसकी कास्टिंग की क्वालिटी को इफेक्ट करेगा। वो मेटल के अंदर बर्न होगा, ऑयल बर्न होने के बाद जो मेटल जिससे कास्टिंग बनेगी उससे उसके अंदर आपकी क्रैक या लीक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके लिए दोस्तों एज ए प्रिवेंटिव मेजर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, प्रॉपरली उनके लिए अरेंजमेंट कर सकते हो कि जब भी मेंटेनेंस वर्क हो उसके साथ में जो भी डस्टबिन है वो उसके अंदर ही डालें, और साथ में एक फीडबैक ऑडिट भी आप डिजाइन कर सकते हो इसके लिए। और इसके अलावा जो भी आप अपनी क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ डिसाइडेड करोगे वो एक्शन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। दोस्तों चार्जिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी फर्नेस के ऊपर जो फर्नेस का टेम्परेचर है एनजी होना। फर्नेस का टेम्परेचर एनजी मीन्स जो हमने रिक्वायर्ड सेटिंग है वो सेटिंग हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, या हमारा डिस्प्ले तो सही रहता है परंतु एक्चुअल में जो टेम्परेचर हमने सेट किया है या रिक्वायर्ड है वो हमें नहीं मिलता है। उसका रीजन क्या होता है, कई बार जैसे हमारी ऑयल फायर्ड फर्नेस है या गैस फायर्ड है तो उसका जो पीछे से प्रेशर आ रहा है, सप्लाई प्रेशर ऑयल या गैस का, वो रिकमेंडेड है, मान लो हमने फ्रीज किया 1.5 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसी भी कारण की वजह से हम उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या ये भी हो सकता है मेरा जो मीटर है उसका जो मेजर कर रहा है प्रेशर को, प्रेशर गेज हमारा सही ना हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इफेक्ट एक्सेस रिसोर्स का हम कंज्यूम करेंगे। और उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक मेथड, हमें एक लॉगबुक डेली मेंटेन करनी पड़ेगी। जो भी हम मोल्टन मेटल हम टैप करके बाहर भेज रहे हैं कास्टिंग के लिए, तो वो मोल्टन मेटल और प्लस जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑयल या गैस, उनका रेशियो एक फिक्स रेशियो हमें करना पड़ेगा अपने एक स्टडी के बेस पे, और उस रेशियो को हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर वो रेशियो मेंटेन नहीं होता तो हमें वो एज ए चेक पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा डिस्टर्ब क्यों होता है। तो उसका एक पॉसिबल कॉज ये भी होता है ऑयल प्रेशर मेरा सही मेंटेन नहीं है किसी भी कारण से। आप जो भी प्रेशर गेज यूज कर रहे हो वो हो सकता है कि डिफेक्टिव हो, आपको प्रेशर कुछ दिखा रहा है एक्चुअल में कुछ मिल रहा है। तो इसका प्रिवेंटिव एक्शन जैसा कि मैंने बताया, आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक पॉइंट ऐड करना है अपने उसमें ऑयल प्रेशर या ऑयल गेजेस के लिए अपने डेली चेकलिस्ट में या वीकली चेकलिस्ट में। रिकमेंडेड वीकली है एटलीस्ट, लेकिन वीकली को आप डेली भी कर सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम रहे उतना ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट इसमें फर्नेस का टेम्परेचर मेंटेन ना होने का जो नेक्स्ट कॉज रहता है हमारा, बर्नर पोजीशन आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। ऑयल टेम्परेचर जो रहता है, जैसे ऑयल फायर्ड फर्नेस है तो उसमें जो पीछे से सप्लाइड ऑयल है वो रिकमेंडेड होता है 80 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। अगर वो ठंडा ऑयल हम सप्लाई करेंगे तो वो ठंडा ऑयल क्या करेगा, हमारे जितने भी बर्नर के नोजल होंगे उनको चोक कर देगा। जैसे कि आपको पता ही है विंटर सीजन में हमारा टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, और जो भी फर्नेस ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम होने की वजह से क्या होता है, वो जितने भी हमारे बर्नर लगे हुए हैं फर्नेस के अंदर उनको चोक करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। अब बर्नर की एंगल पोजीशन का भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर मेरा जो बर्नर की एंगल पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो जहाँ हमें फ्लेम जानी चाहिए मेटल के ऊपर मेल्ट करने के लिए वो वहाँ ना लग के कहीं साइड में लगेगी, और एक्सेस कंजप्शन होगा ऑयल का या गैस का। इसके लिए भी अगेन चेक मेथड वही रहेगा, जो डेली अपने जो रेशियो मेंटेन करना है लॉग बुक के थ्रू वो मेंटेन करनी है लॉग बुक में अपने मोल्टन मेटल का, और जो भी रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हो चाहे गैस है चाहे ऑयल है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये आपका चेक पॉइंट होना चाहिए। एटलीस्ट वीकली इसको चेक करना ही करना है, अदरवाइज इसको आप डेली बेसिस पर कर सकते हो तो दी बेस्ट है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है जो फर्नेस में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन ना होने का एक मोस्ट रीजन होता है कि थर्मोकपल का डिफेक्टिव होना। यानी कि अनकैलिब्रेटेड मैं थर्मोकपल अगर यूज़ कर रहा हूँ वो डिफेक्टेड है, और एक्चुअल में जो टेम्परेचर वहाँ जनरेट हो रहा है वो शो नहीं कर रहा, कम या ज़्यादा कर रहा है, तो दोनों ही केस में मेरा एक्सेस रिसोर्स का कंजप्शन होगा, मेल्टिंग भी सही नहीं होगी। और इस केस में कंट्रोल करने के लिए आपका चेक मेथड है कि आपके पास एक अलग से भी थर्मोकपल रहना चाहिए। किसी भी मेथड से टेम्परेचर गन भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिससे कि हम उसको कंपैरिजन कर सकें कि आपका जो थर्मोकपल शो कर रहा है और एक्चुअल में मेल्टिंग जोन में आपका टेम्परेचर कितना आ रहा है। उसको एक कंपैरिजन करने से हमें ये पता लग जाएगा कि उसके अंदर कोई बिग डिफरेंस तो नहीं है।
और इसको हमें एक स्टडी करके फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस जरूर रहता है। तो वो डिफरेंस मेरा 10 डिग्री, 20 डिग्री या 30 डिग्री ऐसा कुछ हम फ्रीज करके रखेंगे। अगर उस टेम्परेचर के डिफरेंस से बियॉन्ड वो शो करता है तो हमें इमीडिएट उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगेन इसके लिए मेरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वही चेक पॉइंट रहेगा, और ये रिकमेंडेड रहेगा वीकली। और थर्मोकपल को बेस्ट यही है कि हम कैलिब्रेटेड यूज करें, और उसको एटलीस्ट वीकली हम किसी थर्ड मेथड से उसको वेरीफाइड करते रहें क्या वो टेम्परेचर मेरा सही दे रहा है। दोस्तों आजकल डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में हम दो तरह की फर्नेस यूज करते हैं। एक तो हम डायरेक्ट मोल्टन मेटल को मशीन के ऊपर ही डालते हैं, या जो भी इंगोट्स हैं वहाँ पे ही एक फर्नेस, कम होल्डिंग फर्नेस रहती है, जिसमें एक मेल्टिंग जोन रहता है, सेकंड जो है होल्डिंग जोन रहता है। या फिर एक सेंट्रलाइज फर्नेस होती है। सेंट्रलाइज फर्नेस में जैसा कि मैंने बताया उसमें भी सिमिलर यही चीज होती है कि एक मेल्टिंग जोन होता है और एक जो है होल्डिंग जोन होता है। तो होल्डिंग जोन जो होता है उसमें हमें मटेरियल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसमें ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे फ्लैक्सिंग एंड ड्रॉसिंग करनी पड़ती है हमें दोस्तों। अगर ये हम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो ड्रॉस मिक्स होकर हमारी जो मोल्टन मेटल है उसके अंदर जाएगी, और वो आगे जाने के बाद कंपोनेंट में एज ए हार्ड पार्टिकल रिफ्लेक्ट करेगी और मशीनिंग में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगी। आपने देखा होगा कई बार मशीनिंग करते हुए मशीनों के टूट टूट जाते हैं। रीज़न यही रहता है कि उसका ड्रॉसिंग हम प्रॉपरली नहीं करते और उसके अंदर ड्रॉस एज ए हार्ड पार्टिकल उसके अंदर इनबिल्ट रहता है, जिसकी वजह से हमें आगे मशीनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ड्रॉसिंग के लिए जो हम एटलीस्ट टाइम रखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जो पहली एबनॉर्मल कंडीशन या पॉसिबल कॉज रहता है कि ड्रॉसिंग का टाइम जो हम बहुत कम देते हैं। तो एटलीस्ट ये 30 ये प्लस ही रहना चाहिए। 30 to 60 मिनट रिकमेंडेड है। मिनिमम 30 मिनट से कम में ड्रॉसिंग नहीं होती है। दूसरा, हम फ्लेक्सिंग जो यूज करते हैं, पुअर फ्लेक्स यूज करते हैं, या हम प्रॉपर फ्लेक्सिंग की क्वांटिटी नहीं यूज करते, या उसकी मिक्सिंग हमारी जो है मोल्टन मेटल में सही नहीं होती, जिसकी वजह से हम पूरी ड्रॉस नहीं निकाल पाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि उसका इफेक्ट जो फाइनल कंपोनेंट में होता है वो एज ए हार्ड पार्टिकल होता है, जिसकी वजह से हमारी कास्टिंग भी क्रैक हो सकती है। इसका चेक मेथड अगेन, मेटल की डेंसिटी हम निकालेंगे 2.67 से 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होनी चाहिए। वो डेंसिटी मीटर से आप चेक करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर ड्रॉस कितनी मिक्स है। और इसके लिए आपको क्वालिटी पालन फॉलो करना है। ये आपने वहाँ फ्रीज करके रख देना है एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। और ये जो चेक करेंगे हम एवरी हीट का एटलीस्ट करना है, क्योंकि अगर कोई भी हीट हमारी गलत बन गई तो वो पूरी की पूरी जो कंपोनेंट जितने भी कास्ट होंगे उस हीट से, वो सभी में प्रॉब्लम आएगी। तो एवरी हीट हमें ये इंश्योर करके चलना है कि जो हमारी डिजायर्ड कंडीशन है उसमें फ्लेक्सिंग एंड ड्रॉसिंग की वो मीट हो रही है। प्लस हमने जो अपना चेक मेथड लगाया है मेटल डेंसिटी से 2.67 से 2.70 के बीच होनी चाहिए, वो हमें मिल रही है उसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आता है डीगैसिंग का। अगर हमारी डीगैसिंग सही नहीं होगी, या हमारा मेथड गलत होगा डीगैसिंग का, डीगैस का कोई टाइम लेस होगा, या N2 प्रेशर जो भी हम डीगैसिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो रिकमेंडेड रहता है 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे अगर कम ही रखेंगे तब भी डीगैसिंग प्रॉपर नहीं होगी। हाई हम कर नहीं सकते क्योंकि मोल्टन मेटल के हमारे स्प्लैश होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों अगर डीगैसिंग प्रोसेस हमारी प्रॉपर नहीं होगी N2 डीगैस, तो उससे हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो भी उसके अंदर गैसेस डिजोल्व हैं मेटल के अंदर वो नहीं निकलेंगी, और उसकी वजह से कंपोनेंट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उसमें जो भी फाइनल कास्टिंग होगी उसमें ब्लो होल जाएंगे। तो इसके लिए जो पॉसिबल कॉज हैं डीगैसिंग कैसे गलत हो सकती है, फर्स्ट है जैसे एंटायर एरिया हमारा नहीं कवर्ड करना। जो भी हमारा होल्डिंग जोन है फर्नेस के अंदर, पूरे होल्डिंग जोन में हम डीगैस N2 नहीं करते, या हम N2 डीगैस की जगह वही पुराना मेथड कोई टेबलेट इस्तेमाल कर लेते हैं, बट वो टेबलेट जो है रिकमेंडेड नहीं है। N2 डीगैस ही आपने करनी है। नेक्स्ट आता है उसका जो टाइम है, हम 10 मिनट से कम नहीं देना। अगर हम 5 मिनट में या 4 मिनट में वो डीगैस करते हैं तो वो प्रॉपर डीगैस नहीं हो पाता है, उसकी गैस नहीं निकल पाती है। तो एटलीस्ट हमें 10 मिनट उसके लिए डीगैस के लिए देने ही देने हैं, प्रॉपर डीगैस करनी है, और साथ में उसको सफलिंग भी करते रहना है। अब उसका एक नेक्स्ट कॉज ये भी आता है पॉसिबल कि हम N2 डीगैस का प्रेशर तो बोल रहे हैं कि 1.5 से 2.5 kg सेंटीमीटर रहना चाहिए, परंतु हमारा प्रेशर गेज ही अगर डिस्टर्ब है तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि जो हम रिक्वायर्ड प्रेशर दे रहे हैं वही जा रहा है। हो सकता है हाई प्रेशर में तो आपको पता है मेटल स्प्लैश होने लगेगा, तो वो सेफ्टी के लिए डेंजरस है। अगर वो लो प्रेशर हमारा जा रहा है उसमें डीगैस के लिए, तो प्रॉपर डीगैस नहीं होगी और हमारी प्रोबेबिलिटी वही ब्लो होल की रहेगी, कास्टिंग के अंदर पुअर कास्टिंग होगी। तो इसको चेक करने के लिए एक तो हमारा सबसे पहले
जो प्रेशर गेज है उसका डीगैसिंग में जो वेंटू प्रेशर गेज है, हमें उसको पीरियोडिकली कैलिब्रेट करना है, कैलिब्रेटेड यूज करना है। और सेकंड, हमें एवरी हीट का मेटल डेंसिटी भी चेक करना है, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि हमने जो मेटल डीगैसिंग किया है वो प्रॉपर हुआ है। इसके लिए हमें ज़रूरी है एज ए प्रिवेंटिव एक्शन कि आपके पास N2D गैस का स्टॉक मेंटेन करके चलना है, कहीं ऐसा ना हो बीच में ख़त्म हो जाए, आप टैबलेट मेथड यूज़ करना शुरू कर दो। सेकंड है, आपने टाइमर यूज करना है, टाइमर के साथ साथ लॉगबुक भी मेंटेन करनी है कि एवरी आपने हीट का डीगैस किया हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया आपको पीरियोडिक कैलिब्रेशन उसका प्रेशर गेज का करना ही करना है, अन्यथा अगर आपका प्रेशर गेज डिस्टर्ब होगा तो आपकी सारी प्रोसेस डीगैसिंग की बेकार हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर कि मोल्ड सैंपल वैक्यूम टेस्ट हमें करना है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट हुआ है मटेरियल का वो सही हुआ है या नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके लिए जो भी वैक्यूम टेस्ट मशीन आती है एक छोटी सी, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। उसके अंदर जो है जब आप एक कप के अंदर मेटल पोर करते हो तो और उसका टेस्ट करते हो वैक्यूम के थ्रू, तो उसकी कॉनकेव शेप अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब है कि आपकी डीगैसिंग या जो भी ट्रीटमेंट आपने किया है वो प्रॉपर नहीं है। और डीगैसिंग ना होने से आपको पता ही है कंपोनेंट के अंदर ब्लो होल आएंगी। आजकल कंपोनेंट की जो रिक्वायरमेंट है क्वालिटी की वो काफ़ी हाई हो चुकी हैं और उसके अंदर जीरो ब्लो होल आपसे कस्टमर मांगता है। उसके बाद जो चेक मेथड है हमारा, ये वैक्यूम सैंपल चेक मेथड रहेगा, मशीन से हम करेंगे। शेप जैसे कि मैंने बताया उसकी कॉनकेव शेप रहनी चाहिए। और इसका जो एज ए प्रिवेंटिव एक्शन है आपने इसको प्रिजर्व भी करना है, जिससे कि आपको अगर इन फ्यूचर कभी ज़रूरत भी पड़ती है कि मेरा कौन सा लॉट ख़राब हुआ था तो ट्रेसिंग आप कर सकते हो। और ये एवरी हीट की आपने टेस्टिंग करनी है अपने एंड पे। नेक्स्ट उसके बाद आता है हम कीमोल टेस्ट करते हैं। कीमोल टेस्ट में सिंपल टेस्ट होता है। इसके लिए एक डाई रहती है जिसके अंदर 5 या 10 बिस्किट टाइप का हम केवटी काटते हैं और उसके अंदर मोल्टन मेटल को पोर करके फिर उसको तोड़ के देखते हैं, जिससे विजुअल इंस्पेक्शन में हमें ये पता लगता है कि उसके अंदर कंटामिनेशन का लेवल क्या है या कोई उसके अंदर अनडिजॉल्व सिलिकॉन पार्टिकल तो नहीं है। इसके लिए जो पॉसिबल कॉज हैं, अगर केमोल टेस्ट में हमारा फेलियर होता है तो जैसे 100 हमने कंटामिनेटेड यूज कर लिया है या हमने मेल्टिंग लो टेम्परेचर पे कर दी है जिससे कि अनडिजॉल्व सिलिकॉन उसमें आया हुआ है, जो कि जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको वो सप्लायर एंड से भी आ सकता है। और इसका अगर हम माइक्रो चेक करेंगे तो वो भी पुअर होगा। अब अगर केमोल टेस्ट में हमारा ये फेल्ड होता है केमोल टेस्ट और उसका फेल होने के बावजूद भी हमने कुछ कास्टिंग कर दी है तो उस कास्टिंग के अंदर क्रैक होने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, हार्ड पार्टिकल भी आ सकते हैं। इसको प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए हमें मेटल की चार्जिंग में जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन फ्रीज की हैं हमारे, वो फॉलो करनी पड़ेंगी और एवरी हीट का हमें केमोल टेस्ट भी करना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है, जैसा कि मैंने बताया, हम मेटल की डेंसिटी अगर चेक करेंगे तो उससे ये ऊपर के जितने भी डिफेक्ट हैं हम सारे डिफेक्ट को हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं मेनली। नेक्स्ट आता है मेटल टैपिंग। तो मेटल टैपिंग के लिए भी हम जो टेम्परेचर लेके चलते हैं वो लगभग 710 डिग्री टेम्परेचर के करीब हम रखते हैं। 710 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी कास्टिंग के लिए। वो प्लस माइनस आप 5 या 10 डिग्री आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जिससे कि आपकी कंपोनेंट की फाइनल क्वालिटी इफेक्टेड ना हो। अगर 710 से कम आ रहा है टेम्परेचर तो मीन्स हमारा जो थर्मोकपल है वो या तो डिफेक्टिव है या हमने गलत मेटल जल्दी टैपिंग कर लिया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर टेम्परेचर हमारा हाई रहेगा मेटल, मान लो 750 अगर टेम्परेचर हमारा आ रहा है तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन एंड गैस इंट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो नॉन फिल आएगी कास्टिंग में। इसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि हमारे थर्मोकपल भी डिफेक्टिव होते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर भी बताया, एक तो हम किसी मास्टर के साथ अलग से उसको एज ए थर्ड पार्टी चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, या दूसरा आता है हमारा का पीरियोडिक कैलिब्रेशन होना चाहिए उसका, जो भी हम थर्मोकपल यूज़ कर रहे हैं। और ये रिकमेंड यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि ये हमें डेली ही इसका कैलिब्रेशन या उसका कंपैरिजन डेली बेसिस पे करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है इसमें मेटल टैपिंग के टाइम पे अगर हमने प्रॉपर सीप का यूज़ नहीं किया तो उसके अंदर हार्ड पार्टिकल आने के चांसेस है। इसमें रिकमेंड हम करते हैं कि 400 नंबर का हम सीप यूज़ करें, जिससे कि मेटल हमारा छन के आए और हमारी जो हार्ड पार्टिकल है हम या उसके अंदर जो भी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको पीछे ही हम रोक सकें। तो दोस्तों
आप कमेंट करके मेरे को बताइए। अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में वो भी ऐड करूंगा।